नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए पाठ द्वितीय के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका में संघीय न्यायपालिका के संबंध में। न्यायपालिका का अस्तित्व वर्तमान समय में सभी राज्य की प्रथम आवश्यकता समझा जाता है और अमेरिका में संघीय न्यायपालिका दो विशेष कारणों से अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त करती है। पहला ये क्योंकि अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है, अतः यदि केंद्र और इकाइयों के बीच विवाद हों तो इसे हल करने के लिए न्यायपालिका की हमेशा आवश्यकता होती है। दूसरा, अमेरिका में शक्ति विभाजन का सिद्धांत कार्य करता है, जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र होती हैं और इन दोनों के बीच यदि अधिकार क्षेत्र संबंधी विवाद होता है तो उनके निपटारे के लिए भी संघीय न्यायपालिका जैसी सत्ता का होना नितांत आवश्यक हो जाता है। इस तरह न्यायपालिका ने संविधान के संरक्षक की स्थिति अमेरिका में प्राप्त कर ली है। की न्यायपालिका के अंतर्गत दो प्रकार के न्यायालय हैं, व्यवस्थापक न्यायालय और संवैधानिक न्यायालय। व्यवस्थापक न्यायालय वे न्यायालय हैं जिनकी स्थापना संविधान की तीसरी धारा के अधीन नहीं हुई, वरन कांग्रेस के द्वारा अपनी विधायिनी शक्ति के अंतर्गत की गई है। ये न्यायालय न्यायिक शक्ति का उपयोग नहीं करते और इनका कार्य कांग्रेस द्वारा निर्मित कानूनों के क्रियान्वयन में प्रशासन की सहायता करना होता है। दूसरे हैं संवैधानिक न्यायालय। संघीय न्यायपालिका का मूल आशय भी संविधान की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित संवैधानिक न्यायालय से है। संघीय न्यायपालिका का यह ढांचा त्रिस्तरीय है, जिसमें सबसे नीचे के स्तर पर जिला न्यायालय, उसके ऊपर संघीय अपील न्यायालय होते हैं और सर्वोच्च स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय है। संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय न्यायपालिका का सबसे निचला न्यायालय जिला न्यायालय है। अमेरिकी संघ के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिला न्यायालय अवश्य होता है। साधारणतः प्रत्येक राज्य में एक ही जिला न्यायालय होता है, किंतु क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से जो विशाल राज्य हैं उनमें आवश्यकता अनुसार अधिक जिला न्यायालय भी स्थापित कर दिए जाते हैं। जिला न्यायालयों को केवल प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र प्राप्त होता है, अधिक अपील सुनने का अधिकार इन्हें प्राप्त नहीं होता। जिला न्यायालयों के ऊपर संघीय अपील न्यायालयों का गठन किया जाता है। शुरुआत में जिला न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालयों की ही स्थापना की गई थी, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालयों का कार्यभार बहुत अधिक बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी, तो सर्वोच्च न्यायालय के कार्यभार को हल्का करने के लिए संघीय अपील न्यायालयों की स्थापना की गई है। न्यायालयों को प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है, वरन इन्हें केवल जिला न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1779 के न्यायिक अधिनियम के अनुसार हुई। सर्वप्रथम ये न्यूयॉर्क नगर की वॉल स्ट्रीट में स्थापित किया गया, बाद में फिलाडेल्फिया चला गया और वर्तमान समय में ये वॉशिंगटन में स्थित है। सर्वप्रथम जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 5 अन्य न्यायाधीश थे। कांग्रेस के द्वारा समय समय पर इस संख्या में परिवर्तन किया जाता रहा। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 8 अन्य न्यायाधीश हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सीनेट की सहमति से की जाती है। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए कोई योग्यताएं निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए राष्ट्रपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त कर सकता है जिसके नाम पर सीनेट को स्वीकृति प्राप्त हो सके। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कांग्रेस के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है और न्यायाधीश की पदावधि में इस वेतन में वृद्धि की जा सकती है, परंतु कमी नहीं की जा सकती। साथ ही यह वेतन आयकर से मुक्त नहीं होता। न्यायाधीशों की पदावधि आजीवन है और वे सदाचार पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। न्यायाधीशों के द्वारा इसके पूर्व स्वेच्छा से पदत्याग किया जा सकता है। संबंध में ये व्यवस्था अवश्य की गई है कि यदि किसी व्यक्ति ने 10 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय की सेवा की है और उसकी आयु 70 वर्ष हो चुकी है, अथवा यदि वह 15 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय की सेवा कर चुका है तथा उसकी आयु 65 वर्ष हो चुकी है, तो स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने के बाद भी जीवन पर्यंत उसे अपने पद का पूरा वेतन प्राप्त होता रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय के में न्यायाधीशों को केवल महाभियोग के आधार पर ही पदच्युत किया जाता है। यह प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में प्रस्तावित किया जाता है और प्रतिनिधि सभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किए जाने पर सीनेट के द्वारा उसकी जांच की जाती है और यदि सीनेट भी अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव की पुष्टि कर दे तो महाभियोग का प्रस्ताव पारित समझा जाता है और संबंधित न्यायाधीश को पदत्याग करना होता है।
हालांकि यह एक कठिन प्रक्रिया है और यह अपवाद भी हो पाता है। कार्यविधि की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का अधिवेशन प्रति वर्ष अक्टूबर के प्रथम सोमवार को प्रारंभ होता है और प्राय अगले वर्ष के जून माह के पहले सप्ताह तक चलता रहता है। विशेष आवश्यकता पड़ने पर मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिवेशन भी बुला सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश ही सर्वोच्च न्यायालय का कार्यपालिका अधिकारी है। यह अधिवेशन की अध्यक्षता करता है और निर्णयों की घोषणा करता है, लेकिन उसे अन्य न्यायाधीशों की अपेक्षा विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। अभियोगों की सुनवाई मंगल, बुध, गुरु, शुक्र को होती है। शनिवार को न्यायाधीश परस्पर विचार विमर्श करते हैं और सोमवार को सार्वजनिक रूप से निर्णय देते हैं। अभियोग की सुनवाई तथा निर्णय के लिए 6 न्यायाधीशों की गणपूर्ति रखी गई है। अभियोग का निर्णय बहुमत से होता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय को 2 प्रकार के अभियोगों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। पहला, वे सभी विवाद जिनमें राजदूत, अन्य सार्वजनिक मंत्री, वाणिज्यिक दूत अथवा विदेशी प्रतिनिधि कोई पक्ष हो। दूसरा, ऐसे सभी विवाद जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका का संघ या अमेरिकी संघ का कोई एक या अधिक राज्य एक पक्ष हो। इस सभी विवादों में के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है, अर्थात निचले न्यायालयों के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में सुनी जा सकती है। राज्यों के न्यायालयों की अपील संघ के सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है, अन्य किसी न्यायालयों में नहीं की जा सकती। संविधान सर्वोच्च न्यायालय को कानून तथा तथ्यों के बारे में अपीलीय क्षेत्राधिकार देता है, परंतु कांग्रेस को उसे नियमित करने का अधिकार है। 1925 के कांग्रेस के अधिनियम द्वारा अपील का अधिकार केवल विभिन्न विषयों तक ही सीमित किया गया है। पहला, जिनमें संघीय कानून तथा संधियों को राज्य के न्यायालयों में संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया गया हो। दूसरा, जिनमें राज्य के किसी कानून को जो किसी संघीय न्यायालय के संघ के संविधान, किसी कानून अथवा संधि के विरुद्ध घोषित कर दिया हो, जबकि राज्यों के न्यायालय राज्यों में उस कानून को वैध ठहराएं। इन दोनों ही मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को अपील सुननी होती है। अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर है कि वह इसका प्रयोग करे या न करे। सर्वोच्च न्यायालय भारत में के सर्वोच्च न्यायालय की तरह परामर्श देने का कार्य अमेरिका में नहीं करता। सर्वोच्च न्यायालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है, जिसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के संरक्षक की स्थिति प्राप्त कर ली है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अधिकार प्राप्त है, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा उन सभी कानूनों की संवैधानिकता की परीक्षा की जाती है जिन्हें संघीय कांग्रेस तथा राज्य सरकारों द्वारा पारित किया गया हो। इनमें से किसी कानून को जब सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाए, तब यदि सर्वोच्च न्यायालय ऐसा समझे कि ये कानून संविधान के प्रतिकूल है, तो उनके द्वारा इन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है। इसे ही सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है। इस शक्ति के आधार पर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्यपालिका द्वारा किए गए वे कार्य भी आते हैं जो ऐसे कानूनों के आधार पर उसने किए हों। कि संविधान के अंतर्गत यद्यपि स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की कोई व्यवस्था नहीं है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से कई अनुच्छेद इस ओर इशारा करते हैं। सन 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसन के विवाद में न्यायमूर्ति मार्शल के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया और तब से अब तक इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस के विभिन्न कानूनों को अवैध घोषित कर चुका है। विवाद के अंतर्गत मार्शल ने अपने निर्णय के में विभिन्न सूत्र दिए कि संविधान एक लेखपत्र है जो शासन की शक्तियों को निश्चित और मर्यादित करता है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और इसीलिए कांग्रेस के द्वारा पारित अन्य कानूनों की तुलना में श्रेष्ठ है। इसीलिए संविधान के विपरीत बनाए गए कानून असंवैधानिक है और न्यायालय अवैध घोषित करते हुए उन्हें मानने से इनकार कर सकता है। हालांकि अमेरिका में इस न्यायालय की इस न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की आलोचना भी हुई। विभिन्न आलोचकों द्वारा इसकी आलोचना इस आधार पर की गई कि न्यायिक पुनरावलोकन का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। कुछ आलोचक कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय इस आधार पर राजनीति से प्रेरित हो जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वैधानिक निर्णय देते हुए अपनी राजनीतिक विचारधारा को इसमें मिला देते हैं। पर भी आलोचना की जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय ने शक्ति के प्रयोग में सामान्यतः प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादिता का परिचय दिया है। कांग्रेस के द्वारा पारित विभिन्न प्रगतिशील विधेयकों को रद्द कर दिया गया है।
आलोचना का प्रमुख आधार यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शक्ति के आधार पर कांग्रेस के तीसरे सदन की स्थिति प्राप्त कर ली है, जो बिल्कुल अनुचित है। प्रजातंत्र में कानून निर्माण की शक्ति जनप्रतिनिधियों को ही होनी चाहिए और अमेरिकी जनता इस कार्य के लिए कांग्रेस सदस्यों को चुनती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियम को अवैध घोषित कर एक उच्च विधानमंडल की स्थिति प्राप्त कर लेता है। और सर्वोच्च न्यायालय का संगठन लोकतंत्र नहीं है और न्यायाधीश को भी कार्यपालिका ही नामजद करती है। अतः इन न्यायाधीशों को जनप्रतिनिधियों से उच्च स्थिति प्रदान करना निश्चित रूप से अलोकतंत्र ही है। लेकिन जो बहुमत निर्णय की प्रक्रिया है उसकी भी आलोचना की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकांश निर्णय 4 के विरुद्ध 5 न्यायाधीशों के बहुमत से किए जाते हैं। 4 न्यायाधीश तो कानून की संवैधानिकता में विश्वास करते हैं, लेकिन 5 न्यायाधीशों से असंवैधानिक रहकर रद्द कर देते हैं। इस प्रकार एक न्यायाधीश संपूर्ण कांग्रेस और राष्ट्रपति के निर्णय पर निषेधाधिकार का प्रयोग करता है। यह स्थिति भी आलोचना का विषय बन जाती है। यह भी कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय की यह शक्ति सामाजिक और आर्थिक जीवन में बड़ी अस्थिरता उत्पन्न करने का कारण होती है। कई बार ऐसा होता है कि कांग्रेस का एक कानून काफ़ी लंबे समय तक प्रयोग में आता है और लोग उसके अनुसार अपना कार्य करते हैं, फिर एक दिन सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर देता है। इस प्रकार वर्षों के आधार पर किया गया समस्त कार्य संवैधानिक हो जाता है। यह स्थिति नागरिकों में समस्त कानूनी ढांचे के प्रति शंका उत्पन्न कर देती है और इससे राजनीतिक जीवन के उद्देश्य भी निश्चित नहीं हो पाते। इसके द्वारा विधानमंडलों में उत्तरदायित्व की भावना भी कम होती है, उनके काम में लापरवाही और असंवैधानिक बढ़ जाती है। कांग्रेस सदस्य ये सोचकर निश्चिंत हो जाते हैं कि यदि उनके द्वारा निर्मित कानूनों में कोई कमी रह गई होगी तो सर्वोच्च न्यायालय उसे दूर कर लेगा। चाहे विभिन्न विद्वानों के द्वारा, आलोचकों के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का आलोचना की गई है, परंतु इसका महत्व भी है। अमेरिकी संविधान निर्माताओं के द्वारा एक ऐसे सीमित शासन की कल्पना की गई थी जिसमें सरकार का प्रत्येक अंग की शक्तियाँ सीमित हो। इस आदर्श को न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर ही प्राप्त किया जा सका है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शक्ति के आधार पर कांग्रेस और राष्ट्रपति को अपनी सीमाओं के भीतर रहने को विवश किया है और निरंकुश और अनियंत्रित सत्ता संपन्न नहीं होने दिया। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी इस शक्ति के आधार पर संघात्मक व्यवस्था की भी रक्षा की है। संविधान निर्माताओं ने केंद्र और इकाइयों की सरकारों के बीच जिस शक्ति विभाजन की व्यवस्था की थी उसे बनाए रखने के हुए संघात्मक व्यवस्था की रक्षा का भार सर्वोच्च न्यायालय पर ही था और सर्वोच्च न्यायालय ने उसे इस आधार पर भलीभांति निभाया भी है। इसी शक्ति के बल पर सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा का भी कार्य किया है। न्यायालय स्वतंत्रताओं के लिए जागरूक है नागरिकों की, और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का सर्वाधिक महत्व इस दृष्टि से है कि इसने संविधान को बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप गतिशीलता प्रदान की है। प्रत्येक संविधान को लागू किए जाने के बाद देश की परिस्थितियों में जो परिवर्तन होते हैं उनके कारण संविधान में संशोधन जरूरी हो जाता है। अमेरिकी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया पर्याप्त कठिन है, इसलिए औपचारिक रूप से ऐसे परिवर्तन करना सरल नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का यही परिणाम है कि बिना औपचारिक परिवर्तनों के भी संविधान बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप ढल गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी विभिन्न व्याख्याओं के आधार पर संविधान को निरंतर गतिशीलता प्रदान कर रहा है और यह भी स्पष्ट है कि न केवल सिद्धांत में अपितु व्यवहार में भी अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में न्यायपालिका को सर्वोपरि महत्व प्राप्त है। धन्यवाद।